हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर फिर से आ गए हैं आपके सामने पॉलिटी का जो के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज हमारी जो चल रही थी उसका थर्ड पार्ट हम लेके फिर से आए हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में हमने लास्ट तो क्लास में जो लास्ट पहला पार्ट था जिसमें 50 क्वेश्चन था, नेक्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब ये लास्ट पार्ट है जिसमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये हमारा जो 2020 का कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट पार्ट 2019 का लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 101 क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन ब्रेन। तो जो ह्यूमन ब्रेन के बारे में दो सेंटेंस दिए गए हैं और उन सेंटेंस को लेके क्या उसमें सही दिया गया और क्या है उसमें ऐसा आपको देखना है। ठीक है, तो पहला क्या दिया स्टेटमेंट? द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। यानी ब्रेन क्या कह रहा है? हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। तो ये भी आपका बात सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाउंस बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। यानी कि यह बैलेंस, जो बॉडी का बैलेंस है उसको बैलेंस भी करता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कोड दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए ओनली 1 इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी है ओनली 2 इज़ करेक्ट, एंड ऑप्शन सी है 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, एंड ऑप्शन डी है नाइदर 1 nor 2 इज़ करेक्ट। तो जैसा कि हमने देखा कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन सी, यानी कि बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यानी इसमें दो पेयर दिए हैं, उसमें कह रहा है कि कौन सा पेयर इसमें क्या है? करेक्टली मैच नहीं है। तो आपका दिया है पहला जो पेयर है इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल की 263, तो यानी ये बिल्कुल सही है। इंटर स्टेट काउंसिल का जो कॉन्स्टिट्यूशन गठन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो किस आर्टिकल के अंदर करता है? 263 के अंदर। ये सही है एकदम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेयर दिया है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल कौन से अंदर आती है? 280। ये भी सही है। और इसका भी जो इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, मैं नेक्स्ट पर पेयर है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, और आर्टिकल इसमें दिया है 323A। तो ये भी एकदम सही है क्योंकि, और नेक्स्ट जो पार्ट है आपका यूनियन यूपीएससी, तो किसके अंदर? आर्टिकल 215। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो कोई गलत नहीं है। बट आयोग ने जो माना था, जैसे पहले एक होता ना प्राइमा फेसी जो आंसर की दी थी, उसने इसको माना था आंसर कि ये गलत है। बट लेकिन अभी से दोबारा से रिकॉग्नाइज आंसर की आई नहीं है, तो इसमें कोई स्टेटमेंट गलत नहीं, यानी कि सारे के सारे पेयर क्या हैं आपके? सही हैं, चारों ही सही मैचिंग है आपका। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम द ट्री। यानी कौन से सब्सटेंस है जो पेड़ से मिलते हैं? ठीक है, ऑप्शन दिया है असाफोइटा, असाफोइटिडा, ऑप्शन बी है बिटुमिन, ऑप्शन सी है टिनिकल, ऑप्शन डी है नन ऑफ द वीडी, नन ऑफ द अबव। तो यार ऑप्शन कौन सा आपका राइट है? ऑप्शन ए इज द राइट है। अब फोइस्टिडा क्या है आपका? हिंदी में इसको बोलते हैं हींग। तो जो हींग है वो कहाँ से मिलती है हमको? पेड़ से मिलती है, नेचुरल सब्सटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिटुमिन तो आपको पता होगा, बिटुमिनस टाइप का कोल होता है जो रोड बनाने का, रोड के कंस्ट्रक्शन में काम आता है बिटुमिन। और बिटुमिन कोल भी पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन सा कोल भी है? तो अगर कोल सबसे ज़्यादा बात करें तो 70-80% जो कोल है वो इंडिया में कौन सा? यही है इस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में पूछा गया, किस आर्टिकल के तहत, किस आर्टिकल में डिस्क्रिप्शन दिया गया या डिस्क्राइब दिया गया है। तो ऑप्शन आपका दिया है आर्टिकल 268, ऑप्शन बी दिया है आपका आर्टिकल 280, ऑप्शन दिया है सी आर्टिकल 276, एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो जैसा कि, तो इसका ऑप्शन क्या है आपका? नॉन ऑफ द, क्योंकि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है सीबीसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है भाई, एक्ट के द्वारा बनाया है। स्टैट्यूटरी का स्टेटस भी कब मिला था? 1963 में स्टैट्यूटरी का एक एक्ट आया था। ठीक है, उसके बाद ये 64 में जाके स्टैट्यूटरी का बॉडी इसको बनाया गया था। ठीक है, अब आर्टिकल 280 पता ही है आपको, फाइनेंस कमीशन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 105 क्वेश्चन, गिवन बिलो है, 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेवेंट असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। तो असर्शन दिया गया आपका
इनवर्ट शुगर इज मोर स्वीटर देन सुक्रोज। तो ये स्टेटमेंट आपका एकदम सही है, इनवर्ट शुगर इज मोर स्वीटर देन सुक्रोज, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोला है, इनवर्ट शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, यानी कि ये दोनों ही क्या है आपके करेक्ट हैं। स्टेटमेंट क्या है आपके, दोनों ही करेक्ट है, यानी कि ये भी कन्वर्ट सही है आपका, यानी और इन्वर्ट शुगर जो मिल सकता है किससे ऑब्टेन किया जा सकता है, हाइड्रोलिसिस के थ्रू। तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बट ये क्या है, सेकंड स्टेटमेंट जो रीजन है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मतलब क्यों स्वीटर होता है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन आपका क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फिर ऑप्शन क्या होगा आपका, बी ऑप्शन क्या होगा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। इसमें नेशनल वुमेन कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं उनको दिया गया है, ठीक है। नेशनल वुमेन कमीशन के चेयरमैन हुए हैं प्रीवियस, उनको दिया गया है। फिर उनके बाद से क्या दिया, उनको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में आपको बताना है। तो आपको दिया पहले क्या, जयंती पटनायक। तो ये कब था, कब बनी थी आपकी चेयरपर्सन बनी थी आपकी, तो ये बनी थी 1992 से लेके टू 1905 यानी 1992 से 1995 तक ये रही थी आपकी, ठीक है। फिर इसके बाद बनी थी आपकी जयंती पटनायक के बाद पूर्णिमा अडवाणी बनी थी उसके बाद। तो पूर्णिमा अडवाणी बनी थी आपका, यानी ये कब से कब बनी थी, ये 2000 से लेके 2002 से लेके 2005 ये रही थी। फिर गिरिजा व्यास आपकी बनी थी 2005 से लेके 2008 तक, और जो ममता जी रही थी 2011 से 14 तक रही थी। तो आप इसको मैचिंग बना लीजिए, यानी कि 1414 आपका 32 कौन सा आया ऑप्शन, पहले में क्या दिया है 2 1 3 4 तो नहीं है, पहले क्या 1 4 किस में दिया, चौथा ऑप्शन दिया है 1 4 3 2, यानी कि ऑप्शन क्या होगा आपका, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल्स दी गए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं, और उन प्रॉपर्टी के बेस पे उन मेटल्स को मैच करना है आपको, ठीक है, लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में। तो पहला मेटल क्या है, सोडियम। तो सोडियम कैन बी इजिली कट विथ नाइफ, यानी ये ऑप्शन कौन सा, ए का कौन सा करेक्ट होगा आपका, फोर्थ में, यानी ए किस में मिलेगा आपको, फोर्थ में मिलेगा। मरकरी के बारे में जैसे पता है कि लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर, क्या होती है, ये लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर, तो ये दूसरा मिल गया। मर सिल्वर क्या है, सिल्वर का यूज करते हैं, आपको याद होगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो सिल्वर क्या होगा आपका, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बचा आपका फोर्थ मतलब लेड मतलब क्या होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होगा। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आया आपका 4 2 1 एंड 3, तो ऑप्शन आया सी, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट 108 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है विच रीजन ऑफ द कंट्री कन्फर्ड स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371J ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कौन से आर्टिकल 371J जो है किसके बारे में स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो ऑप्शन ए दिया आपका नागालैंड, ऑप्शन बी दिया है हरियाणा एंड कर्नाटका, ऑप्शन सी दिया गया है आपका महाराष्ट्र एंड गुजरात, ऑप्शन डी दिया गया है आपका लद्दाख। तो आपका कौन सा इसका आंसर सही है, आंसर आपका इसका बी करेक्ट है। क्या दिया है आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो अगर वैसे ही बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा 370 आर्टिकल बहुत चर्चा में था, जम्मू कश्मीर के बारे में था, जिसको क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया गया 2019 में, ठीक है। ऐसे ये सारे जो आर्टिकल आएंगे 371 है, ये किसके लिए है, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है। तो ये जो आर्टिकल्स दिए गए हैं स्पेशल प्रोविजन हर स्टेट के बारे में जिसको जो दिए गए थे उन्हीं की बात करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट सिंथेटिक नहीं है, यानी कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो आर्टिफिशियल नहीं है, यानी सिंथेटिक नहीं है, कृत्रिम नहीं है। तो ऑप्शन आपको दिया है फैब्रियन, ऑप्शन बी दिया है लेक्सॉन, ऑप्शन सी दिया है नियोप्रीन, ऑप्शन डी दिया है टेफ्लॉन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट, यानी फैब्रियन जो है नेचुरल सब्सटेंस है, नॉट की सिंथेटिक, कृत्रिम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 110। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज करेक्टली मैच्ड, सब फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच,
यानी कि जो इसमें दिया गया है और कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो जैसे पहला दिया फंडामेंटल ड्यूटी, किसमें है, पार्ट 4A, यानी ये करेक्ट मैच है आपका। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में दिया, यानी किसके में है, पार्ट 6 में है, ये हमने पढ़ा चुके हैं, आपको याद होगा। तो पार्ट किस में है, 6 में है, तो ये भी करेक्ट है आपका। फिर दिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये किस में दे रहा है, पार्ट 13 में। तो पार्ट 13 में नहीं है, क्यों, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट है किसका, यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है। यूनियन गवर्नमेंट किस में दिया, पार्ट 5 में दिया गया है, यानी कि ये ऑप्शन डी आपका क्या होगा, आंसर हो करेक्ट हो गया। और सर्विस अंडर यूनियन स्टेट क्या है, पार्ट 14 में दिया गया, तो ये सही है आपका। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें क्या दिया, सब्सटेंस दिया है लिस्ट 1 में और उनका यूज दिया गया, ठीक है। जैसे ब्लू विट्रियोल है, तो ब्लू विट्रियोल का यूज क्या करते हैं, फंजीसाइड के रूप में करते हैं, यानी फंगस को हटाने के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं ईओसिन क्या है। ईओसिन क्या होता है, रेड इंक होती है ईओसिन। सिल्वर आयोडाइड का यूज कहाँ पर होता है, आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए होता है। और जिंक फास्फाइड क्या होता है, रोडेंटिसाइड, यानी कि चूहे की मारने की दवा होती है। तो आप मैच कर लीजिए कौन सा, 2 3 1 4, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, 2 3 1 4। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, 2 3 1 4, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो रहा है। कौन सा मैच हो रहा है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, यानी इंडियन पार्लियामेंट में कौन सी बॉडी जो है सबसे लार्जेस्ट बॉडी होती है। तो आपको देखना है, ऑप्शन क्या दिया है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ऑप्शन बी है एस्टीमेट कमेटी, ऑप्शन सी है आपका कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, और ऑप्शन डी है आपका कमेटी ऑन पिटीशंस। तो क्या है आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एस्टीमेट कमेटी किसमें, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं। ऑल फ्रॉम कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। सारे के सारे कहाँ से होंगे, लोकसभा। जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है तो 15 + 7, यानी 7 राज्यसभा से होंगे, लोकसभा से 15 होते हैं, ठीक है। और जिसका चेयरमैन होगा हमेशा लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, कौन होता है, लीडर ऑफ एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन जो होगा इसका चेयरमैन होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय नीति आयोग in December 2019 on Sustainable Development Goals India Index 2019 to 2020, the Uttar Pradesh is grouped under the which of the following category, यानी कि जो 2019 में नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2019 और 20 निकाली थी, तो उसमें यूपी का कौन सा कैटेगरी है। तो उसमें क्या किया था, 4 जो है उसमें कैटेगरी बनाई गई थी, कौन सा, एस्पिरेंट है, परफॉर्मर है, फ्रंट रनर है, अचीवर है। तो इस तरह के जो स्टेटस थे उसमें यूपी का कौन सा स्टेटस में कैटेगरी में आता है, तो यूपी किस में आता है आपका, ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी मतलब क्या, परफॉर्मर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू द सिटीजनशिप, यानी कि सिटीजनशिप से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो ऑप्शन ए दिया है आर्टिकल 3 to 10, आर्टिकल बी है क्वेश्चन, ऑप्शन बी है आपका आर्टिकल 4 to 11, और ऑप्शन सी है आपका आर्टिकल 5 to 11, ऑप्शन डी है आर्टिकल 6 to 11। तो आपका कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी आर्टिकल 5 to 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं 115 में। Which of the following cities of Uttar Pradesh is are covered under the हृदय स्कीम, हृदय मतलब हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना, हृदय स्कीम के अंतर्गत कौन सी सिटी यूपी की आती हैं। तो आपका ऑप्शन दिया है, पहला इस दिया क्या, वाराणसी और मथुरा, दूसरे में क्या दिया है, यानी कि प्रयागराज, चौथा क्या है, अयोध्या। तो यानी कोड्स दिए गए हैं, तो कौन कौन से हैं, पहले में क्या, 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 3 ओनली, ऑप्शन सी है आपका 1 and 2, एंड ऑप्शन डी है 1 2 3 4। तो ऑप्शन इसमें क्या है आपका, यानी कि 2 सिटी आती हैं यूपी, कौन कौन सी, वाराणसी और मथुरा, यानी ऑप्शन क्या होगा आपका, सी राइट होगा। तो जो मिनिस्ट्री ये हेरिटेज स्कीम थी, कब लॉन्च हुई थी आपकी, हेरिटेज या हृदय स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग डेवलपमेंट के द्वारा, कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट जो इसकी मिनिस्ट्री है,
ठीक है, इसका एम क्या था आपका, ब्रिंगिंग टुगेदरनेस प्लान अर्बन प्लानिंग, ब्रिंगिंग टुगेदर अर्बन प्लानिंग इकोनॉमिक एंड ग्रोथ, जो है कि मतलब कहने का क्या एम कह सकते हो आप कि जो ग्रोथ है कैसे ग्रोथ मॉडल को बढ़ाया जाए जिससे सबको साथ मिला के आप, ठीक है। तो ये है आपका हृदय स्कीम। आगे बढ़ते हैं 116 क्वेश्चन की तरफ। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट दिए गए हैं असर्शंस, वन ए एंड अदर और रीजन। तो असर्शन क्या दिया गया है, द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एम्बॉडीज द एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंजेस, यानी कि जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का जो नेचर है वो कैसा है, कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस है और चेंज करता है, ठीक है। रीजन क्या दिया गया, द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम सच है, मॉडर्न स्टाइल भी पॉलिटिकल सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम है और सेंट है। यानी कि जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है, आधुनिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको भी अडॉप्ट कर रहे हैं, और जो ट्रेडिशनल हमारे जो रूल्स रेगुलेशन थे उसको भी मतलब अडॉप्ट किया है, और जो भी गुरुओं की जो वाणी थी, सेंटों का उद्देश्य है, जैसे जो हम लोग शक सम्मत का फॉलो करते हैं कैलेंडर, तो ये जो सारी चीज़ें क्या हम लोग दिखाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग सारी चीज़ों को कंटिन्यूसली चेंज के साथ साथ अडॉप्ट करते हैं। तो इसलिए जो ऑप्शन रीजन क्या है वो आपका एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या होगा आपका, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज आल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 117 क्वेश्चन आपके पास, इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द टोटल फर्टिलिटी रेट TFR ऑफ द पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू रूज द रिप्लेसमेंट लेवल। यानी कि आपने सुना होगा रिप्लेसमेंट लेवल, यानी कि एवरेज एक महिला कितने बच्चे अपनी पूरी लाइफ स्पैन में कंसीव करती है या जन्म देती है, उनको बोला जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो अगर रिप्लेसमेंट लेकर लेवल लेके आना है, यानी कि जितनी पॉपुलेशन आज है और उतनी ही पॉपुलेशन बरकरार रहे, तो उसके लिए किस किस फर्टिलिटी रेट की रिक्वायर्ड होगी। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए में दिया है वन फर्टिलिटी रेट होना चाहिए, ऑप्शन बी है 1.6, ऑप्शन सी है 2.1, ऑप्शन डी है 2.3। तो कितना होना चाहिए, 2.1 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट कैन बी द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी कि मिनिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, साथ इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ। तो ऑप्शन आपका दिया है, ए में क्या दिया है 10th, ऑप्शन बी में दिया है 12, ऑप्शन सी में दिया है 13 एंड ऑप्शन डी में दिया है 14। तो कितना आंसर आपका, ऑप्शन बी इज द राइट, यानी कि 12 मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 119 में, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज और हैव बीन यूज टू एस्टिमेट द पॉवर्टी इन इंडिया, यानी पॉवर्टी एस्टिमेट करने के लिए क्या क्या कौन कौन से मेथड्स हम लोग यूज करते हैं। तो पहला क्या है, एक स्टेटमेंट दिया है या एक लाइन समझिए, पॉइंट्स दिया है, तो हेड काउंट रेशियो दिया गया है, दूसरा क्या है कैलोरी इनटेक, तीसरा है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि तीनों ही सही है, और चौथा क्या पर कैप्टा। तो जो पर कैप्टा है उसका एस्टिमेशन नहीं करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हेड काउंट रेशियो, कैलोरी इनटेक एंड हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि 1, 2 एंड 3 जो स्टेटमेंट है वो क्या होंगे, उनको काउंट करते हैं, यानी ऑप्शन क्या होगा आपका, बी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी क्या है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 की तरफ बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनंसिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ने जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन का इनंसिएशन किया गया था या डेफिनेशन किया गया तो कब किस केस में किया गया था। तो ऑप्शन दिया है, पहला गोलकनाथ केस 1967, ऑप्शन बी है केशवानंद भारती केस इन 1973, ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन सी है शंकरी प्रसाद केस 1951, ऑप्शन डी है आपका सज्जन सिंह केस 1965। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केशवानंद भारती केस। ये अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी, इसमें 13 जज थे, 13 जजों ने ये डिसीजन दिया था आपका, अभी तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। आगे बढ़ते हैं, विथ रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यानी आयुष्मान भोजन योजना के बारे में दिया गया 2 स्टेटमेंट, उसमें क्या क्या सही है आपको बताना है। लिखा हुआ है दिस योजना प्रोवाइड द फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख फॉर 5 लाख पर पर्सन, नहीं है क्या है, पर फैमिली है ये। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग है, पर क्या है फैमिली है नॉट पर्सन।
सेकेंड ऑप्शन क्या दिया गया है, सेकेंड स्टेटमेंट, द एक्सपेंस इनकर्ड इन दिस स्कीम इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन द रेशियो ऑफ 60:40, यानी कि ये चीज़ सही है। तो यानी ऑप्शन आपका सेकेंड ओनली करेक्ट है। तो किसमें दिया आपका, ऑप्शन ए दिया 1 ओनली, ऑप्शन बी है सेकेंड ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी है नाइदर 1 nor 2। तो कौन सा सही है आपका, सेकेंड। तो यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं हम लोग 122 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कौन है जो करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आर्टिकल 39A, तो किस में आता है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। तो क्या दिया गया, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, तो यानी कि ये सही दिया गया है। आर्टिकल 40 में क्या बताया गया, हमने बताया भी गया था जब पार्ट्स पढ़ा रहे थे, तो क्या दिया, विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये भी सही मैच है। आर्टिकल 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी करेक्ट है। और आर्टिकल 48 नहीं, तो आर्टिकल 48 में क्या दिया है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में दिया गया है। ठीक है, और सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव किसमें आर्टिकल दिया गया, आर्टिकल 50 में दिया गया। यानी कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव किसमें, किस आर्टिकल में दिया, आर्टिकल 50 में दिया गया। और जो 40 में क्या दिया, 48 में दिया गया क्या, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 123 में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सस्टेनेबल टूरिज्म इज, तो यानी जो सस्टेनेबल टूरिज्म का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में पूछा गया। तो एक सेंटेंस, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टूरिस्ट, यानी कि नंबर ऑफ टूरिस्टों की संख्या बढ़ाना, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी है टू मैनेज द मास स्केल टूरिज्म एंड स्मॉल स्केल ट्रेवल, ये भी गलत है। ऑप्शन सी दिया गया टू मैनेज द टूरिज्म एंड एनवायरमेंट while maintaining cultural integrity and ecological processes, एंड ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन सी इज द राइट। यानी कि जो मैनेज करना है टूरिज्म और एनवायरनमेंट को साथ साथ, यानी कि एनवायरनमेंट में बर्फ इफेक्ट ना पड़े और टूरिज्म को भी हम लोग कम ना करें। ठीक है, तो इस तरह का। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 124th क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया गया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में जो कुछ सेंटेंस दिए गए उनको आपको देखना है। ठीक है, तो क्या दिया है, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो प्रेसिडेंट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेगा जो सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट की जज रखता हो, सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंट होने की क्राइटेरिया को रखता हो। यानी कि यह स्टेटमेंट क्या है आपका, करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव सच अ रिम्यूनरेशन एज द पार्लियामेंट में डिटरमाइन, यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं प्रेसिडेंट होगा, डिटरमाइन करता है, कौन करता है, प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। यानी ऑप्शन सेकंड क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। तो कोड देख लेते हैं कौन सा दिया पहला। तो कोड ए में दिया ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन बी है ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2 करेक्ट, एंड ऑप्शन डी है नाइदर 1 nor 2। कौन सा आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं विथ रेफरेंस टू द हौसला 2018, यानी हौसला जो है स्कीम चलाई गई थी 2018 में, उसका क्या एम है, उसके संबंध में दो संबंध में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन दिया गया हौसला 2018 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो कह रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है, WCD मिनिस्ट्री ने क्या हौसला स्कीम चलाई थी, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, इट वाज नेशनल फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है आपका सही, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है आपका असर्शन दिया गया है और रीजन दिया गया है। तो उसमें बताना था असर्शन क्या है, इंडियन फेडरलिज्म इज कॉल्ड क्वासी फेडरलिज्म, ये तो सही बात है। और सेकंड ऑप्शन के रीजन क्या दिया था, इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी विथ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये इसमें क्या है, ये सही, तो ये भी स्टेटमेंट, यानी कि इंडिया की जुडिशरी क्या इंडिपेंडेंट है। तो ये वो तो दोनों ही स्टेटमेंट सही, यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, यानी ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन में दिया है बोथ 1 असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन आर ठीक है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि रीजन क्या, असर्शन में जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या होगा, ऑप्शन बी आपको क्या होगा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, इंडिया एम्स टू अचीव $5 ट्रिलियन इकोनॉमी
इंडिया ने जो टारगेट रखा था कि हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, कब तक बनानी है, तो ऑप्शन आपका दिया है ए 2022, ऑप्शन बी है 2024, ऑप्शन सी है 2026, ऑप्शन डी है 2036। तो कब तक हमें बनाने का टारगेट रखा था, ऑप्शन दिया है 2024 तक हमें बनाना है। इंडिया की जो इकोनॉमी है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा, ये 128 क्वेश्चन है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा राज्यसभा कैन बी टेक प्लेस टू रिजॉल्व द डेडलॉक ओवर, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की जो ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है किस मैटर के डेडलॉक को रोकने के लिए या सब रिजॉल्व करने के लिए। तो ऑप्शन दिया है आपका ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, ऑप्शन बी है मनी बिल, ऑप्शन सी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड ऑप्शन डी है अप्रोप्रिएशन बिल। तो किसको कर सकते हैं, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में ही ज्वाइंट सेटिंग हो सकती है। और अगर ज्वाइंट सेटिंग के है कौन सा प्रिसाइड करेगा, तो स्पीकर प्रिसाइड करता है ज्वाइंट सेटिंग को। अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्यूटी स्पीकर करेगा, अगर डिप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो क्या होगा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेगा, बल्कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 129 क्वेश्चन में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आई है, क्या दिया है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 1997 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, बट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिप्लेस इट विद द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन द ईयर, कौन सी ईयर, यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 आई थी उसने क्या किया था, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन अब उसने ह्यूमन पॉवर्टी कॉन्सेप्ट इंडेक्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या किया, उसने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया। तो वो किस ईयर में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट लेके आए, तो आपका ऑप्शन दिया गया है 1999, ऑप्शन सी बी दिया है 2005, ऑप्शन सी दिया है 2010, ऑप्शन डी दिया है 2015। तो कब लेके आए ये, ऑप्शन 2010 में लेके आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है 130, विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग गेव लीगल बेसिस टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लॉकडाउन, यानी कि लॉकडाउन के समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा जो लीगल पावर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को यूज किया था। तो ऑप्शन आपका दिया है मेंटल हेल्थ केयर स्टे एक्ट 2017, ऑप्शन बी है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड ऑप्शन दिया है थर्ड क्या दिया है एनेमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 और ऑप्शन डी 4 क्या दिया है एपिडेमिक एक्ट 1897। तो यहाँ पे देखिए एनेमी प्रॉपर्टी इंडेक्स का किसी हेल्थ से रिलेटेड नहीं, अगर आपको कॉमन सेंस से एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना है। अगर आपको ये किसी भी तरह आपने एलिमिनेट कर दिया कि तीसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या बचेगा आपके पास, लास्ट बचता है 2 और 4, यानी कि जो 2019 में जो लॉकडाउन के टाइम पीरियड थे तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यूज किया था मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 और 4 जो क्या था एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। यानी ऑप्शन 2 और 4 क्या यूज किया था, ऑप्शन 2 और 4। तो यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को यूज किया था और किसको किया था, एपिडेमिक्स, यानी कि ये 4 और 2। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 113 क्वेश्चन आया था ये आपका 131। असर्शन दिया गया आपका और रीजन दिया गया। गवर्नमेंट हैज लॉन्च द इंटरनेशनल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन टू फॉर द पीरियड ऑफ 2020 to 30। तो यहाँ पे 30 नहीं है 24 तक है, कब तक है 24 तक, यानी कि 2020 से 2014 तक, यानी कि 2020 से 2024 का था ये वाला, ठीक है। तो यानी कि पहला ये असर्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया आपका। रीजन क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नाइफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इज टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल, यानी कि सबको डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वल प्रॉपर्टी में इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, इसका एक लक्ष्य था जो एम था। तो यानी कि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव करेक्ट है। तब देख रहे हैं कि असर्शन क्या है, रॉन्ग है, और रीजन क्या है, करेक्ट है। तो देखते हैं कहाँ पर मिलता है ऑप्शन। तो पहले में क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि असर्शन ही करेक्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, बी बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, यानी असर्शन नहीं ट्रू, ये भी यानी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन लास्ट क्या है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये भी नहीं होगा। तो लास्ट क्या ऑप्शन डी है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू,
यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 132 में पहुंचते हैं। इसमें क्या मैच लिस्ट दिया गया है, एक तरफ आर्टिकल्स दिए गए हैं और दूसरे प्रोविजंस दिए गए हैं। तो आर्टिकल 61 किसके लिए दिया गया, आपको याद होगा, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी 1 का 2 मिलाना है आपको। आर्टिकल 67 बी के क्या है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल दिया गया है। आर्टिकल 94 का दिया गया है स्पीकर ऑफ, यानी रिमूवल ऑफ स्पीकर को दिया गया है। आर्टिकल 90 दिया है रिमूवल ऑफ डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो आपको मैच कर लिया, यानी कि 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन क्या होगा आपका, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 130 क्वेश्चन की तरफ। 133 क्वेश्चन हम आपका देख रहे हैं। विथ रेफरेंस टू द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो था रिपोर्ट था, कौन जारी करता था पहले, अभी तो बंद हो गई है, तो कौन करता था, वर्ल्ड बैंक करता था, लेकिन अभी इसको बंद कर दिया गया है। तो उसी के संबंध में दो जो सेंटेंस दिए गए, स्टेटमेंट दिए, उनको चेक करना है। इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 इंडिया इज रैंक 63rd, यानी कि 2020 में इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया की रैंक कितनी थी, 63rd। तो यानी कि ये सही है एकदम से। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इंडिया रैंकिंग फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द ईयर 2019 वाज 77। ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कोड देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है ओनली 1 करेक्ट, ऑप्शन बी है तो ओनली 2 करेक्ट, ऑप्शन सी है बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, यानी ऑप्शन डी है नाइदर 1 नॉर 2। तो कौन सा करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट का, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग, यानी कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने जो नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था, कब अडॉप्ट किया था, तो ये अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947, यानी 22 जुलाई 1947 को इंडिया ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। याद होगा अभी क्या हुआ, 22 जुलाई 2000 जो 22 है उसमें कितने साल हो गए, 75 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। इसीलिए हमने क्या बनाया, हर घर तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा कैंपेन। ठीक है, तो ये भी हमने इसी वजह से मनाया है, 75 ईयर हो गए तिरंगा को अडॉप्ट किए हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटस्टैंडिंग कारपोरेट बॉन्ड फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन द यूनियन बजट 2020-21 हैज बीन एक्सटेंडेड टू, यानी जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो एक लिमिट पहले था, उसको कब 2020-21 में कितने परसेंटेज तक बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन आपका दिया है ए में 9%, ऑप्शन बी दिया है आपका 10%, ऑप्शन सी दिया है आपका 12%, ऑप्शन डी दिया है आपका 15%। तो ऑप्शन क्या है, डी आपका इसमें राइट है, यानी कि 15% तक इसमें बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 136 क्वेश्चन पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द बायोटेक्नोलॉजी पार्क इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, यानी बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ लोकेटेड है। तो ऑप्शन ए दिया आपका कानपुर, ऑप्शन बी है गाजियाबाद, ऑप्शन सी है नोएडा, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो कहाँ पर है आपका, लखनऊ में है बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ऑप्शन डी। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में क्या है, वो लेदर पार्क है कानपुर में, चमड़े के लिए फेमस है। ऐसे सब चीज़ें आप देखेंगे धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दी, लिस्ट 1 में दिए स्कीम्स और उनके लॉन्चिंग ईयर दिए गए हैं। तो जैसे पीएम जन आरोग्य योजना कब हुई थी आपकी लॉन्च, 2018 में। इसी को बोलते हैं, ये किसका पार्ट है, आयुष्मान भारत योजना का पार्ट है, 2018 में। फिर इसके बाद दिया है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, किसके लिए था, ये कब लॉन्च हुई, 2017 में, ये भी करेक्ट है आपका। पीएम स्वरोजगार योजना कब लॉन्च हुई, 2015 में लॉन्च हुई थी। और स्वच्छ भारत अभियान कब, 2 अक्टूबर 2014। तो आप देख रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, यानी ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 1 है, यानी 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस, यानी कि 2 3 1 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 139 है ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। 38, द डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन ऑफिस which monitor the progress of long term policies in an attached office under the, यानी कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी का जो हमारे एवोल्यूशन करता है, डेवलपमेंट करता है या मॉनिटरिंग करता है, तो वो कौन सा ऑफिस आता है। तो ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन ए में पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जिसे कहते हैं,
ऑप्शन बी दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ऑप्शन सी दिया है कैबिनेट सेक्रेटरी एंड कैबिनेट सेक्रेटरिएट, ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो कौन है आपका? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी नीति आयोग है जो आपका लॉन्ग टर्म गोल को देखता है, लॉन्ग टर्म गोल को जो भी प्रोसेस है उनको देखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 139 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस नहीं, यानी कि कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? गैस नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर, यानी कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो कि नेचुरली फाउंड नहीं की जाती इन्वायरमेंट में ऐसा। तो ऑप्शन आपको दिया है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है ओजोन। तो क्या है आपका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो नेचुरली नॉट अ ग्रीन हाउस गैस है जो कि नेचुरली एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 140 का क्वेश्चन इसमें दिया है अटल पेंशन योजना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? नेशनल पेंशन स्कीम, कौन सी नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में क्या करेक्ट दिया गया है फॉर रिटेल ट्रेडर्स? ऑप्शन दिया ए दोज हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स के आर एलिजिबल, यानी कि जो 18 से जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके लिए क्या 18 साल से 40 साल के होना चाहिए, ये करेक्ट है आपका। ऑप्शन बी है दियर एनुअल ओवर टर्न शुड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ रुपीज़, यानी कि जिनका एनुअल टर्न 5 करोड़ 1.5 करोड़ से क्या हो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यानी कि ये भी सही है आपका। फिर तीसरा दिया नेशनल पेंशन स्कीम्स मेंबर आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस, यानी कि ये नेशनल पेंशन जिसको मिल रही है स्कीम के अंदर है उनको भी ये मेंबरशिप या पेंशनशिप नहीं मिल सकती, तो ये आपका गलत है। इट हैज़ मंथली मिनिमम एश्योर्ड पेंशन 3000 रुपीज़, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा आपका रॉन्ग पूछ रहा था? तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 141 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द प्रोग्राम ऑफ निधि स्कीम विच, कौन सा स्टेटमेंट इसमें क्या है करेक्ट है? द पर्पज ऑफ निधि वॉज स्टार्टेड फॉर द स्टूडेंट प्रो टू बिगिन दियर स्टार्टअप्स, यानी कि जो निधि का पर्पज क्या है स्टार्टअप्स के लिए बूस्ट करने का है, तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। और इट्स एम टू फाइनेंशियली सपोर्ट 20 स्टूडेंट फॉर स्टार्टअप इन ईच ईयर, ये भी बहुत दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी इज द राइट आंसर, यानी बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। तो जो अगर निधि स्कीम के बारे में बात करें तो निधि स्कीम का जो फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन निधि स्कीम जो है। और इसका क्या काम किया? मेनली क्या था काम कि बूस्ट करना था ट्रेड को, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ, जो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट है जिसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। जनरली एनवायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सच कैटेगरी, यानी जैसे एनवायरनमेंट को किसी भी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उनमें से कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसमें डिवाइड नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन दिया है आपका ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी दिया है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी दिया है कल्चरल एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी दिया है आपका बायोलॉजिकल। तो किसी भी एनवायरनमेंट को ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में डिवाइड नहीं किया जा सकता या क्लासिफाइड नहीं किया जाता। ऑप्शन क्या है आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। असर्शन दिया गया है, रीजन दिया गया है। द यूनियन बजट 2020 to 21 हैज़ फोकस्ड ऑन द रूरल डेवलपमेंट विद द एम ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम, यानी 2020 और 21 का जो बजट था वो रूरल डेवलपमेंट पे फोकस था, जिसका एम था कि फार्मर्स की इनकम को दोगुना करना। तो ये क्या था आपका स्टेटमेंट, क्या था? करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? द एक्शन ऑफ द 16 एक्शंस पॉइंट अनाउंस्ड इन द बजट इन सेंटर्ड अराउंड द एग्रीकल्चरल इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि जो 16 पॉइंट का जो अनाउंसमेंट किया गया था एग्रीकल्चर के लिए, तो वो भी क्या है आपका? सही है और करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है डबल फार्मिंग इनकम करने के लिए। तो यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट आर करेक्ट एंड रीजन इज आल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं 44th क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन हैज फर्स्ट यूज्ड बाय, ऑप्शन दिया है एल्टन, ऑप्शन बी है बेनेट, ऑप्शन डी है बर्कली एंड ऑप्शन डी है रेटजेल। तो किसने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का? ए, यानी कि एल्टन ने दिया था जो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन।
ऑप्शन फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 जो है, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स TTCI, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इज रिलीज बाय, किसके द्वारा जो रिलीज करी थी? ऑप्शन ए दिया है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन डी है UN डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो किसने दिया था? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। किसने दिया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1971 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? कोलोगनी में है। कोलोगनी कहाँ पर है आपका? स्विट्जरलैंड में। आपको याद हो हर साल क्या होता है? जनवरी में डावोस कॉन्फ्रेंस होती है, तो ये इसी की होती है, यानी इसकी कॉन्फ्रेंस जो होती है वो इसके द्वारा ही ऑर्गेनाइज करी जाती है। ठीक है, डावोस कॉन्फ्रेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का किस किस पे पड़ेगा? ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन में क्या दिया है? स्टेटमेंट दिया गया है और उनको चूज करना है कूट को, यानी कि राइज इन सी लेवल में हो बढ़ता है अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। फिर इसके बाद मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर बढ़ता है, ये भी सही है, और स्प्रेड ऑफ डिजीज भी फैलती हैं, और ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ भी होता है। तो यानी कि सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो कौन सा आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या दिया गया? कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल आर्डर। इसमें इवेंट्स दिए गए और उनको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में। जैसे नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1982 में हुई थी। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर बात करें तो कब हुई थी सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्टेब्लिशमेंट? सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1989 में हुई थी। फिर अगर KCC की स्टेब्लिशमेंट करें 1998 में हुई थी। RRB की स्टेब्लिशमेंट करें 1975 में हुई थी। अब इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दीजिए, यानी कि पहला क्या होगा? 4 आएगा, 4, फिर इसके बाद सेकंड, यानी 4 1 2 3। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन कोड। तो यानी कि अर्थ समिट कब हुई थी आपकी? 1992 में हुई थी। कहाँ पर? रियो में हुई थी। फिर इसके बाद अगर ब्रंडल्ट रिपोर्ट्स की बात करें तो 1990 ब्रंडल्ट जो रिपोर्ट आई थी आपकी कब आई थी? 1947 में आई थी ये, नहीं सॉरी 1987 में आई थी ये। कहाँ गई? और प्रोटोकॉल जो आया था मॉन्ट्रियल के आया था 1987 में, कनाडा में हुआ था। और लिमिट टू ग्रेड कब आए थे? 1972। ठीक, ठीक है, तो ये आया था आपका। तो कौन सा आपका सही है? यानी कि पहला क्या, सबसे पहले कौन सी रिपोर्ट आई? फोर्थ आया, 4। फिर इसके बाद क्या आया? सेकेंड, ये भी 1987 के आसपास आया था। तो ये हो गया आपका, यानी 4 2 और 3 और 1। तो यानी कि सबसे लास्ट में क्या है ये? यानी ऑप्शन क्या होगा आपका? बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विद रेफरेंस टू द स्किल इंडिया कैंपेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। स्किल इंडिया कैंपेन को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसके बारे में दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर हैड लॉन्च द स्किल इंडिया कैंपेन इन जुलाई 2015। तो सही है स्टेटमेंट। फिर सेकेंड स्टेटमेंट क्या? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन वाज टू ट्रेन द इंडियाज यूथ इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं था, यानी स्टेटमेंट सेकेंड क्या है आपका? रॉन्ग है, और इसका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कोड कौन सा सही होगा? ऑप्शन 1 ओनली, ऑप्शन बी ओनली, ऑप्शन सी ओनली। मतलब ऑप्शन सी में क्या दिया? बोथ 1 एंड 2, एंड ऑप्शन डी में क्या? नाइदर 1 एंड 2। तो कौन सा सही है आपका? ऑप्शन बी, यानी कि ओनली 2 सॉरी, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट है। करेक्ट पूछा गया है इसलिए, तो ओनली ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो नेशनल चंबल सेंचुरी डज नॉट फॉल अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यानी कि जो चंबल सेंचुरी है वो किस स्टेट के अंदर नहीं आती। तो ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान, एंड ऑप्शन सी है हरियाणा। तो किस में नहीं आती है आपकी? हरियाणा में नहीं आती है। तो ये हुआ हमारा 2020 का क्वेश्चन, पूरा पेपर हमने कंप्लीट कर दिया।
और अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे आपके लिए 2019 का डिस्कशन करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू अगेन। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आप लोग ज़रूर अपना खुद से जब भी आप एग्ज़ाम ये दिया करें तो एज अ टेस्ट लिया करें, जिससे आप खुद भी आपको असेसमेंट करेंगे कितना हमने क्या चीज़ तैयार करी और क्या मिस की, जिससे आपको भी अपना एनालिसिस खुद से होगा। और ज़रूर उसमें से क्वेश्चन कितने सही किए आपने वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पे लिखा करें, जिससे हम भी देखें और ज़रूर आप सुझाव दिया करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर support, and we keep supporting us, and we will do good and better and we will reach in the final goals of ours.